हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट के पेपर फर्स्ट के मैथ से पेपर की। और हम साथ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी। तो आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपसे कहती हूँ कि आप पहले के सभी जो लेक्चर्स हैं कंप्लीट देख लें ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता जाएगा और शायद बेसिक से हम थोड़े अपर की ओर जा रहे हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका माध्य से लिया गया है, औसत से लिया गया है। बोला गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है वो 15 है, तो n का मान है। ऑप्शन है आपके 26, 27, 28, 29। ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ माध्य की बात की गई है और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो आपको दिया गया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15, और यदि हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालते हैं तो n+2/2, और क्या दिया है आपको ये 15। तो देन आपका क्या होगा, n+1 इज इक्वल्स टू 30 एंड n इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1 इज 29। तो आपका जो राइट आंसर होगा 29 होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बोला गया था तो हमने n+1/2 फॉर्मूला लिखा और इक्वेट किया 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनका बोला गया है कि आपको औसत दिया गया है 12, और यहाँ पर एक नंबर है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है। आपको उस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे किस तरह से करेंगे। औसत मतलब क्या दिखाया था मैंने आपको कि सभी जितने भी आपको डाटा दिया होता है उसका आप योगफल निकालने और जितने नंबरिंग होते हैं काउंटिंग उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो औसत आपको जो नंबर दिए हुए हैं हम उन नंबरों को इस तरह लिखते हैं 16, 13, 15, 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7। देखिए मुझे जो भी नंबर्स दिए हुए थे मैंने उन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया, और आपके जो टोटल नंबर है वो कितने नंबर है हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आपके टोटल नंबर है 7 और आपका जो औसत दिया हुआ है 12 दिया है। अब हम इन सभी नंबरों को ऐड करते हैं। आप ऐड करेंगे 70 प्लस x/7 इक्वल्स टू आपका 12। हम इस 7 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 7, और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 84, और हम यहाँ से इस 70 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो आपका जो नंबर हुआ वो x कौन सा नंबर है 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोसेस नहीं थी, सिर्फ जो औसत निकालने की बेसिक प्रोसेस थी हमने उस प्रोसेस को यूज़ किया और उसी के अकॉर्डिंग की, और x जो कि आपका एक नंबर था उसकी हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाइयाँ 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 3 की औसत ऊंचाइयाँ 148 सेंटीमीटर है तो चौथी लड़की की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करेंगे। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाइयाँ 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है तब चौथी लड़की की ऊंचाई होगी। अब यहाँ बोला गया है कि 4 जो लड़कियाँ हैं इनकी औसत ऊंचाइयाँ 150 सेंटीमीटर है और इसमें से 3 लड़कियों की औसत ऊंचाइयाँ हैं 148 सेंटीमीटर। हम इसे सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पर 4 लड़कियों की 600 सेंटीमीटर हो गई और 3 लड़कियों की हो गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर किस तरह से चौथी लड़की की ऊंचाई निकालेंगे? यदि मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ तो आपकी जो ये 150 सेंटीमीटर है, एक लड़की, चौथी लड़की की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आपकी चौथी लड़की की 150 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार और रीड करें और समझने की कोशिश करें कि 4 लड़कियों की आपको औसत ऊंचाइयाँ 150 सेंटीमीटर दी थी। यदि इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है तब चौथी लड़की की ऊंचाई होगी। तो चौथी लड़की की हमने किस तरह से फाइंड की है कि हमने से पहले 4 लड़कियों की फाइंड की, 3 लड़कियों की निकाली, दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपको चौथी लड़की की ऊंचाई फाइंड हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे जो कि औसत से ही है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। जो 50 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन में आपको जो है 50 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 38 और आगे इस सेंटेंस में यह बोला गया है कि यदि 45 और 55 को इसमें से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बाकी की जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। तो यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि यदि मैं 45 और 55 को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ, तो 50 में से यहाँ पर कितने नंबर्स लेफ्ट रहेंगे? 48, क्योंकि हमने दो नंबर्स को यहाँ पर निकाल दिया। और 50 जो नंबर्स है उनका जो आपको एवरेज दिया हुआ है वो है 38। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमने एवरेज इज इक्वल्स टू या औसत इज इक्वल्स टू क्या देखा था? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, है ना। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो आपकी जो भी संख्याएं हैं, संख्याओं का योग और अपॉन में संख्याओं की संख्या, आपकी जो भी संख्याएं हैं उनकी संख्या। तो आपको यहाँ पर जो एवरेज है वो दिया हुआ है 38 और आपको संख्याएं दी हुई है 50, ठीक है, उनकी संख्या। तो और योग जो है हमें निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे? 38 मल्टीप्लाई 50। तो आपका जो संख्याओं का योग है वो आपको निकल आया यहाँ से 38 इंटू 50। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 8 40 0 4 5 3 ज़ा 15 और 4 19। तो आपकी जो संख्याओं का योग है वो है 1900। फिर आगे हमें यहाँ बोला गया है कि 1900 में से आप 45 और 55 को निकाल दीजिए। तो 1900 जो है हमें यहाँ से 45 और 55 जो दो नंबर है इन दोनों नंबरों को निकाल देती हूँ। तो जब हम इन दोनों नंबरों को यहाँ से हटा देंगे तो आपका जो नंबर है 1800 आएगा। अब इस 1800 में आपको ये बताना है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये तो आपको मिला है संख्याओं का योग, तो औसत कैसे निकालेंगे आप? आपकी कितनी संख्याएं शेष हुई यहाँ पर? 1800 अपॉन 48। ताकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, तो सबसे पहले हमारा जो ये क्वेश्चन है त्रिभुज का, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की आपको लंबाइयाँ दी हुई हैं, जिसमें 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। और सबसे बड़ी जो आपकी भुजा है उसके सामने के शीर्ष से आपको एक माध्यिका खींची गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी त्रिभुज बनाते हैं तो बेस हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एंड 6 सेंटीमीटर है। तो हम इस जो बेस को हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। फिर आप क्या है, हम इस तरह से लेते हैं और फिर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं।
ठीक। तो हमने एक त्रिभुज ड्रा किया, जिस त्रिभुज में हम नाम दे देते हैं आपको पी क्यू आर, और जो हमने क्यू आर ली है हमने इसे 12 सेंटीमीटर ले लिया है, और पी आर हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है, और हम इसे 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि ये इससे थोड़ी सी छोटी है। अब यहाँ पर आके बोला गया है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष, तो ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने ये वाला शीर्ष है, से एक हमने यहाँ पर माध्यिका ड्रॉ की। माध्यिका 2 बराबर भागों में से डिवाइड करेगी, हमने इसे एस नाम दे दिया। फिर आगे बोला गया है कि इस माध्यिका की लंबाई, सीधी सी बात, इस क्वेश्चन में आपको इस पी एस जो है इसकी लंबाई निकालना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये क्यू एस और क्यू आर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, क्यू एस और एस आर में। तो यदि मैं इस क्यू एस की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक, यदि मैं इस क्यू एस की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो इस पी एस की वैल्यू निकालने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पी एस हमारा और पी क्यू और क्यू एस एक हमारे यहाँ से ये माध्यिका है, तो ये 90 का ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये माध्यिका है तो ये हमारा 90 का एंगल बन। क्यू एस की जो वैल्यू है क्यू आर अपॉन 2 है, मतलब 12/2 लिख सकते हैं हम इसे। तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर हो गई। अब हम जानते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर क्यू एस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम एक थ्योरम जानते हैं कि दो भुजाओं के जो वर्ग का योग है, यदि हम माध्यिका खींचते हैं तो इस माध्यिका को ये इस क्यू एस और पी एस के स्क्वायर के दुगने के इक्वल होता है। तो मैं इसे आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर मैं इक्वल लिखूँगी 2 क्यू एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। मैंने इसे किस तरह से लिखा, पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर और पी एस का स्क्वायर। तो हम सभी वैल्यूज़ को रख देंगे। पी एस जो है हमारा, यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू लेंगे 6 सेंटीमीटर मतलब 36, पी आर की जो वैल्यू 8 सेंटीमीटर मतलब आपको 64, 2 और क्यू एस की वैल्यू आपको 6 मतलब आपका 36, और पी एस की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो हम यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आप 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो जो आपकी पी एस की वैल्यू है वो आ जाएगी √14 सेंटीमीटर। तो देखिए सिर्फ मेरा जो एक मेन लॉजिक रहा यहाँ पर इस थ्योरम को यूज़ करने का कि हम यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर, तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ √14 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी त्रिभुज का ही देखते हैं। इस क्वेश्चन के हम टॉपिक करते हैं कुछ, इस टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आपका है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। सबसे पहले आपको बोला गया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इतना है, आधार और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आपको आधार और ऊंचाई का रेशो दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 2500, तो 1/2 और मैं इसे 4x, जब भी हम रेशो से अलग करते हैं तो एक क्वांटिटी इंक्लूड करते हैं, हम 2 2 ज़ा 4 और ये मल्टीप्लिकेशन आपका 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 250। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू, हम सबसे पहले तो आपको x की जो वैल्यू है हम वो फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगी यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 2560
सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात से हम आधार और ऊंचाई की वैल्यू रख सकते हैं और आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपका ये आधार और ये ऊंचाई 2 से कैंसिल हुआ, 2 5 6 0 आपका 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तब हम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 हुआ। तो आप अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका ये 256 से किसका वर्ग होता है, +/16 आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब जो आपकी ऊंचाइयाँ या लंबाइयाँ जो होती है नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इसे 16 लेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये आधार था और ये ऊंचाई था, तो आपकी जो ऊंचाई है वो 5x है, तो हम x की जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, 5 × 6। तो आपका जो आंसर क्या होगा, 5 6 30 और 5 1 × 5 तो 80। आपका 80 सेंटीमीटर जो होगी आपकी यहाँ पर ऊंचाई होगी। तो आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर इज 80 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज के हमने किस तरह से क्वेश्चंस किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है। क्या कहा गया है यहाँ पर, एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है यदि आयत का जो परिमाप है वो 128 सेंटीमीटर हो, तब आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी हुई है, एक वर्ग दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, और दोनों का आपको परिमाप, जिसमें परिमाप दिया हुआ है, आपको आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 लेनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो हम वर्ग से शुरुआत करेंगे। हमने ले लिया, माना कि जो वर्ग है उसकी जो वर्ग की जो भुजा है वो x सेंटीमीटर है। हमने वर्ग की भुजा ले ली है x सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ बोला गया है परिमाप 128 है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 4 × साइड, और 4 × भुजा, मतलब हम इस परिमाप को 128 = 4x लिख देंगे, तो x = आपका हो गया 32। तो जो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ से, जो भुजा है इसका जो हमने मान निकाल लिया वो क्या हो गया, 32। अब आगे बोला गया है यहाँ पर कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि आपको वर्ग की भुजा मिल गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर मतलब आपका 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जितना दिया हुआ था, हमने बिना उस आयत के हेल्प के ही वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, भाग का लिया है मैंने नंबर सिस्टम से। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल आपको 46 दिया है तब आप भाज्य होगा। ठीक, तब आपका भाज्य होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखें कि भागफल के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो भाज्य है, फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इक्वल भाजक भागफल प्लस शेषफल। हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया। फिर इसके बाद बोला गया है कि जो भाजक है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तब हम यहाँ से मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ किस तरह से लिखेंगे। भाजक जो है
भागफल का 10 गुना, तो मैंने भागफल में 10 का जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने भागफल में क्या किया, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर बोला है जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, तो हमने शेषफल में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे बोला है कि यदि शेषफल 46 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ शेषफल की वैल्यू रख दी हमने 46, तो भाजक कितना आ गया हमारा 23/230। ठीक, तो हमारे यहाँ पर से भाजक क्या आ गया 230। अब हम इस भाजक का जो मान है यदि यहाँ रख दें तो आपको भागफल भी मिल जाएगा। तो भागफल कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 से हम डिवाइड कर देंगे 2/3, तो आपको देखिए भाजक भागफल दोनों मिल गए हैं, शेषफल दिया हुआ है। तो अब हम भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य जो होगा भाजक आपका 230 इंटू भागफल 23 प्लस आपका जो शेषफल होगा आपका 46, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 5336। तो जो आपका भाज्य हो गया, जो आपका नंबर हो गया वो 5336। तो आपका जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से लैंग्वेज दी हुई थी हमने और किस तरह से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 + 4.44 + 0.04 + 44.4 + 444 का मान होगा। अब कुछ नंबर में यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और कुछ नंबर में पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो जिन नंबरों में हमें पॉइंट दिया हुआ है हम उन नंबरों को सॉल्व करेंगे, जिनमें नहीं दिया है हम उन्हें ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये जो नंबर है हम इसे 448 डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर है आपका 4, इसे हम पॉइंट लगा के 0 लिखते हैं, 4.44 0.04 44.4। देखिए मैंने किस तरह से इस नंबर को लिख दिया है। अब हम इसे प्लस करेंगे 448, ये भी आपका 8, ये आपका 8 और 8 16, और ये आपका 1 4 4 8 9, तो 496.88 आपका जो यहाँ पर आंसर होगा 496.88, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपका नन जो है आंसर आएगा। इस तरह से हमने देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करे। यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लैंग्वेज में या सॉल्यूशन में कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के। आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते रहें, सीरीज़ देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।